अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, उनके हवाले से, उनकी पहली वाइफ के हवाले से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यासिर शामी के हवाले से, जो कि इस वक्त बड़ी मुश्किल और तकलीफ में फंस चुके हैं, और साथ ही उनकी तीसरी वाइफ के हवाले से, जो कि इस सारे कारनामे में, इस सारी जो अजियत भरी जिंदगी थी आमिर लियाकत हुसैन की आखिरी वक्त में, उसकी क्रिएटर है। समझ लें कि उसी की वजह से जो भी मुश्किलें आई, जो भी तकलीफें, जो भी परेशानियां, वो दानिया मलिक की वजह से आई। अब दानिया मलिक मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोगों ने तो दानिया शाह सुना होगा, लेकिन यहां मैं आपको क्लियर करता चलूं कि आमिर लियाकत हुसैन की जब पहली वाइफ उनसे नाराज होकर चली गई, तूबा से शादी करने के बाद उन्होंने ये शो करना चाहा माजरत के साथ। जाहिर है एक बंदे का घर टूट रहा होता है, बीवी जा रही है, बच्चे नाराज होकर जा रहे हैं, बना बनाया कैरियर, शोहरत, सब कुछ तबाह हो रहा होता है, तो उस बंदे को जाहिर है वही समझ सकता है कि वो किस दर्दनाक वक्त से गुजर रहा होता है। उस दौरान उसको तूबा मिलती है और तूबा जो है वो उनके साथ नहीं वफा कर पाती, उन दोनों की नहीं बनती। उसके बाद वो ये शो करना चाह रहे थे कि उनको एक बहुत ही आला नस्ब की और एक आला खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की मिल गई है, दानिया, और वो कहने लगे कि सैयद है ये वो इस तरह। अब जाहिर है सैयद घराना बहुत अफजल होता है सब कुछ, लेकिन दानिया मलिक जो है वो सैयद घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी बकौल सबके। जो इस वक्त केस लड़ रहे हैं, जो इस वक्त इस मामले पर नज़रसानी कर रहे हैं, वो सब ये कहते हैं कि उनका सैयद घराने से ताल्लुक नहीं था। ये आमिर लियाकत हुसैन ने खुद से शो किया। बहरहाल आमिर लियाकत हुसैन अपनी बीवी के सामने जिस तरह से बैठे, बिना कपड़ों के, या फिर ड्रग्स ले रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो मियाँ बीवी के दरमियान का कमरे का एक राज था। अब मियाँ बीवी अपने एक दूसरे के सामने अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन सा गुनाह हो जाना था। लेकिन दानिया ने क्या किया, उनकी वीडियोस बनाई, वीडियोस बनाकर यासिर शामी को दी। यासिर शामी जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको अमानत के तौर पर दी, ये बकौल दानिया के। लेकिन यासिर शामी ने क्या किया, उन वीडियोस को पब्लिक कर दिया, लीक कर दिया। लीक होने के बाद आमिर लियाकत हुसैन जो मुश्किल के दौर से गुजरे, जिस तकलीफ के दौर से गुजरे, और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और उसमें कहा कि मैं नंगा हो गया सारी दुनिया के सामने, मैं बड़ा तकलीफ में हूँ, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ। और ये यकीन जाने उसके बाद भी मैंने आमिर लियाकत हुसैन की जो वॉइस नोट सुने, उसमें वो कह रहे थे कि दानिया वापस आ जाओ, चलो जो हो गया सो हो गया, मैं माफ़ कर देता हूँ, ये वो। लेकिन उसके बावजूद दानिया ने उनको अजियत भरी ज़िंदगी दी और आखिरकार वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन पर सभी तमाशा बनाते थे, सभी उन पर बहुत कीचड़ उछालते थे, लेकिन कोई क्या जाने कि जब किसी का घर टूट रहा है, बीवी बच्चे जा रहे हैं, भाई एक बंदे का कैरियर था, सब कुछ था, वो बंदा टूट कर बिखर रहा है, तो उस पर क्या बीतरी होगी। ये तो उस वक्त उनके जो दोस्त थे, उनकी वफात पर जो इकट्ठे हुए ना, वसीम बदामी और ये सारे, काश ये सारे उस मुश्किल वक्त में उनको सहारा देने, उसके साथ चलते, उस बंदे को उस अजियत भरी जिंदगी से निकालने की कोशिश करते, तो शायद वो बच भी सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ प्यार उस वक्त आता है, बंदे की नेकी उस वक्त याद आती है जब बंदा दुनिया से चला जाता है। वो कहते हैं ना कि अच्छा बनने के लिए मरना पड़ता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने यासिर शामी पर, यासिर शामी ने जब वीडियोस लीक की थी तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर आने वाला वक्त कितना सख्त आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले उनके वारंट जारी हुए थे नॉन बेलेबल, और उन्होंने उस पर जमानत ली 20-25 लाख रुपए के मचल के जमा करवा कर। उन्होंने जमानत दी कि मैं आइंदा भी अदालत में पेश होऊंगा। अब उनकी वाइफ ने कहा, लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा, 9 जून को मेंबर नेशनल असेंबली मारूफ हरदिल अजीज ब्रॉडकास्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की दूसरी बरसी है। दूसरी बरसी से पहले आज अदालत में समाअत है। खास दुआ है कि जिन 2 लोगों की वजह से आमिर लियाकत की एक अजियतनाक मौत वाक़या हुई, इनको अदालत में सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फिर कोई पैसे या शोहरत की लालच में किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करे। और इसी तरह की कुछ और बातें भी उन्होंने लिखी हैं, और यकीनन इसीलिए लिखी हैं कि उनको तकलीफ हुई, उनके शोहर की ऐसी अजियतनाक मौत जो वाक़या हुई। और इसी से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये दानिया मलिक
जो कि अदालत में उनका नाम मतलब जो उनके डॉक्यूमेंट्स पे है वो दानिया मलिक के नाम से है। और दानिया इस वक्त आपको पता है खुद इसलिए मुसीबत में फंसी हुई है क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उनसे सारा कुछ जो मेरे हक में बनता है, जो मुझे विरासत कहेंगे क्या कहेंगे, जो शोहर के हिस्से से मुझे मिलना है, जो जायदाद से मुझे मिलना है, उसकी मैं हकदार हूं। जबकि दानिया ने आमिर लियाकत हुसैन की जिंदगी में कहा था कि अब मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इनसे खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो कहती हैं कि मेरा जायदाद पर हक है। देखिए होता क्या, बहुत सारे लोग यासिर शामी की इस हरकत पर उनसे बहुत नाराज हैं और कहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनकी जो पहली वाइफ है अगर वो गुस्से में उनको छोड़कर ना जाती, चाहे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। देखिए आज ये बात भी बड़े गौर व फिक्र वाली है कि जब एक मर्द किसी के साथ अफेयर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो लोग कहते हैं कोई मसला नहीं, बीवी माफ कर देती है, लेकिन अगर शोहर दूसरी शादी कर ले तो बीवी उसके साथ नहीं रहना चाहती, बच्चे उसके साथ नहीं रहना चाहते। अगर एक बाप के अफेयर चल रहे हैं तो लोग वो मेरे बाप के पीछे तो आज भी 4-4 लड़कियां पड़ी होती हैं, मेरे बाप की क्या पर्सनालिटी है। लेकिन अगर उसी बाप की 4 बीवियां हो तो औलाद जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, सोच भी नहीं सकती कि मेरे बाप की और बच्चे भी हो। क्यों? अल्लाह ने इजाजत दी निकाह की, लेकिन निकाह करने की बीवी इजाजत नहीं देती, बच्चे इजाजत नहीं देते। लेकिन अगर अफेयर चल रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। क्या, क्यों, ऐसा क्यों है? और यही वजह है, मैं ये समझता हूं कि अगर उनकी वाइफ उस वक्त उनको छोड़कर ना जाती, चाहे वो तूबा आई थी, तूबा उनकी जिंदगी में नहीं रही, चली गई, लेकिन वो वहीं रहती, उनका मकाम वही होता। आज शायद उनको भी अंदर ही अंदर ये तकलीफ तो ज़रूर होगी कि मेरे शोहर के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शायद उनको ये तकलीफ भी होगी कि काश मैं छोड़ कर ना जाती। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? यासिर शामी को, दानिया मलिक को क्या कहना चाहेंगे और उनकी जो वाइफ है उनको क्या कहना चाहेंगे? लेकिन यहाँ पर एक और मौक़िफ़ आपको बताता चलूँ। यासिर शामी ने यह कहा था, मैंने वो वीडियो सहाफत के कानून के मुताबिक ब्लर करके लगाई थी, मैंने बिल्कुल क्लियर नहीं लगाई थी और मुझ पर यह केस नहीं बनता। मैं सहाफी होने के नाते जो कुछ कर सकता था कानून के मुताबिक मैंने किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहरहाल अब देखते हैं होता क्या है। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सानिया मिर्जा के हवाले से। तो सानिया मिर्जा को कपिल शर्मा ने अपने शो में बुलाया और कपिल शर्मा ने कहा कि शाहरुख खान आप पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, आपकी लव स्टोरी पर, वो आपके लव इंटरेस्ट का किरदार प्ले करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो वो आगे से क्या कहती हैं जरा गौर से सुने और आप हैरान हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि इसके 2 मतलब बनते हैं। अब आप ही बताइएगा कि आपके जहन में क्या मतलब आता है। उन्होंने कहा कि वो आपका लव इंटरेस्ट का किरदार प्ले करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा पहले मुझे मेरा लव मिल तो लेने दें, मुझे अभी तक मेरा लव ही नहीं मिला। अब आप अंदाजा लगाएं इससे कि या तो वो शोएब मलिक से आज तक मोहब्बत करती नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, या फिर वो मुंतजिर हैं कि शोएब मलिक वापस आ जाए, ऐसा भी मुमकिन है। या फिर ये मुमकिन है कि वो अब बताना चाहती हैं कि मेरी जिंदगी में बेसिकली असल प्यार, असल लव कोई था ही नहीं, मैं शोएब मलिक से शायद कभी मोहब्बत करती नहीं थी। शायद उनको अब ऐसा लगा हो कि शोएब मलिक मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं तो अपने असल प्यार के इंतजार में हूँ, उसकी मैं मुंतजिर हूँ। या फिर उनके कहने का मतलब ये है कि मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, अब मैं आप लोगों को बस बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ और मैं किससे शादी करने वाली हूँ। अब ये दोनों मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि अगर आपने शोएब मलिक से मोहब्बत नहीं की थी, आप शोएब मलिक से, ये बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है तो उसके जो पसंदीदा कलर होते हैं वो भी इंसान को अच्छे लगने लग जाते हैं। जहाँ बैठकर इंसान खाना खाता है वो जगह, वो सब कुछ उसको अच्छी लगती है और एक दूसरे के खाने पीने वाली चीज़ों से मोहब्बत होती है। जहाँ भी कहीं बैठता है इंसान कहता है यार ये वो खाता था या वो खाती थी, इस तरह की बातें एक दूसरे के लिए करते हैं। लेकिन नफरत शायद उससे ज़्यादा ताकतवर है। ये डायलॉग है ड्रामा सीरियल परिजात का कि जब इंसान को किसी से नफरत हो जाती है तो नफरत का जो जज्बा है ना वो मोहब्बत से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हैं ना तो आप ऐसी जगह भी नहीं जाना चाहते जहां वो कभी बैठता था, वो परफ्यूम नहीं लगाते, वो खाना नहीं पसंद करते जो कभी वो आपके साथ बैठकर खाया करता था, वो कपड़ा, वो कलर आप लोग नहीं पहनते।
इससे ये बात साबित होती है कि नफरत जो है वो ज्यादा ताकतवर है। और इसी तरह से मुझे भी लग रहा है कि शायद अब सानिया मिर्जा जो है वो शोएब मलिक से बहुत नफरत करती हैं। लेकिन जो लोग शोएब मलिक और सानिया मिर्जा जैसा फैसला करने को तैयार हैं या फिर ऐसा फैसला करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक बात यहां पर बताता चलूं कि जब आप जज्बाती फैसले करते हैं ना कि कोई बात नहीं, सानिया मिर्जा इंडिया में रहेंगी, मैं अपने पाकिस्तान में रहूंगा, दुबई में हमारा घर है, वहां पर हम मिल लिया करेंगे, वहां पर हम इकट्ठे बैठ जाया करेंगे। लेकिन बात सोचें कि सानिया मिर्जा इंडिया गई हुई है, शोएब मलिक पाकिस्तान में है, वहां पर वो कैसी लाइफ गुजार रही हैं, ये किन किन से मिल रहे हैं। जब ये दूरियां होती हैं तो फिर वो मोहब्बत कभी कायम नहीं रह सकती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वफा भी करते हैं और इस मोहब्बत को कायम भी रखते हैं। अब इसी तरह से आपको पता है कि जब सानिया मिर्जा कितने अरसे तक वो इंडिया में रहती थी, शोएब मलिक पाकिस्तान में बैठे रहते थे, क्योंकि दोनों जो है ना वो अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार थी ना ये छोड़ने के लिए, क्योंकि वो वहाँ की बड़ी सेलिब्रिटी, वहाँ की बड़ी स्टार हैं। और ये यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो कहाँ क्या खेलेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या फिर क्रिकेट के अलावा ये क्या करेंगे। दोनों को अपने कैरियर से ज़्यादा जो है मोहब्बत अजीज नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी वर्ल्ड कप के मैच में सानिया मिर्जा शोएब मलिक से नाराज हो गई। उनको पता चला कि शोएब मलिक किसी के साथ अफेयर चला रहे हैं, तो उनको जब पता चला तो शोएब मलिक मैच छोड़कर इंडिया चले गए थे। ये बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त की। वो मैच छोड़कर इंडिया चले गए थे और सानिया मिर्जा को राजी किया था। यहाँ पर कुछ सानिया मिर्जा की भी गलतियां, और आपको पता है हसन, क्या नाम है उनका, एक क्रिकेटर है पाकिस्तान के बॉलर है हसन करके, उन्होंने भी एक इंडियन से शादी की हुई है। वो भी कभी इंडिया होती हैं, कभी दुबई में मिलते हैं, पाकिस्तान भी वो आती हैं लेकिन बहुत कम। अब उनकी जिंदगी चल रही है, दोनों मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये फैसले बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं तो मत करें, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल को जिससे आप मोहब्बत करते हैं और ये समझते हैं कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है, वो कल को ये भी कह सकती है कि अभी तक तो मुझे मेरा प्यार मिला ही नहीं है। शोएब मलिक की जिंदगी में सना जावेद आ गई, सना जावेद ने अपने एक्स को छोड़ दिया। भाई ये सब कुछ चलता है, आप पता नहीं क्यों चलता है। ऐसा क्या होता है कि जब आप मोहब्बत की शादी करते हैं और फिर आपकी जिंदगी में कोई और आता है और उसको छोड़कर आप किसी और के साथ लग जाते हैं, तो फिर सानिया मिर्जा दुखी तो होंगी यार। एक बात मैं सानिया मिर्जा की जरूर करना चाहूंगा कि सानिया मिर्जा ने एक बार भी शोएब मलिक पर कोई कीचड़ नहीं उछाला, शोएब मलिक पर कोई ऐसा बहतान नहीं लगाया। जबकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो जब अपने हस्बैंड को छोड़ती हैं तो उन पर ऐसे ऐसे कीचड़ उछालती हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं कि भाई बंदा कहता है कि इन इल्ज़ाम को देखते हुए ना दोबारा कभी उस एक्टर को काम ही ना दे बंदा। ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक पर एक इल्ज़ाम नहीं लगाया, बिल्कुल खामोश रही, कोई उनके खिलाफ पोस्ट नहीं लगाई। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इमरान अशरफ की बीवी ने कितने इल्ज़ामात लगाए थे, फिरोज खान की बीवी ने, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहरोज सब्जवारी के बेटे शहरोज सब्जवारी की एक्स वाइफ ने भी उन पर कितने इल्ज़ामात लगाए थे। खैर वो इल्ज़ामात साबित भी हो गए, सदफ के साथ उन्होंने शादी भी कर ली। खैर अब दोनों खुश हैं। लेकिन ये सब कुछ होता है शादी के बाद या फिर नाराजगी पर इंसान भूल जाता है कि उसके साथ कभी कोई अच्छा वक्त भी गुजरा था। लेकिन यहाँ पर सानिया मिर्जा की तारीफ बनती है, भाई उन्होंने कोई कीचड़ नहीं उछाला। अब आप लोग क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सानिया मिर्जा को अब दोबारा शादी किससे करनी चाहिए, या फिर आपके जहन में क्या होगा कि वो कौन सी सेलिब्रिटी के साथ शादी करने जा रही हैं? मुझे तो यूँ लगता है कि अब वो किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ शादी करेंगी, और इस बार हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे जहाँ तक कुछ खबरें मिल रही हैं कि कहीं वो नॉन मुस्लिम ना हो। क्योंकि भारत में तो आपको पता है कि देखिए, भारत में रहने वाले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, देखिए हमें आप लोगों के मज़हब से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है कि मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम अहले किताब से शादी कर सकता है, लेकिन कोई भी मुसलमान जो है वो हिंदू से शादी नहीं कर सकता। इसकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में। हमें तो ये सिखाया जाता है कि आप किसी के झूठे खुदा को गाली मत दें, वरना वो आपके सच्चे खुदा को गाली देगा। इसलिए मैं तो इस पर बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात आप ज़रूर सोचें कि इस्लाम में कम से कम इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। और देखें आगे आने वाले प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। अब देखें आमिर खान, सैफ अली खान, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपने बच्चों की शादियां, मतलब खुद तो इन्होंने शादियां एक हिंदू के साथ कर ली। आमिर खान ने भी हिंदू से की, सैफ अली खान ने हिंदू से की, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदू के साथ की। लेकिन अब आप देखें कि कुछ बच्चे जो हैं वो मस्जिद जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो मंदिर जाएंगे, आपस में दोनों एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहते होंगे और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लगती होंगी।
ये चीजें आप देखें, आपने अपनी जिंदगी गुजार ली होती है और आप एक आगे नस्ल लेकर आते हैं, तो वही नस्ल जो है गुनाह की तरफ जाती है। तो गुनाह उन बच्चों पर इतना नहीं आता जितना आप पर आता है, क्योंकि वो बच्चे जब दुनिया में आए थे तो उनको क्या पता था कि उसको किस रास्ते पर चलना है। वो खुशनसीबी से एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, लेकिन आप क्या करते हैं? आप शाहरुख खान को देख लेना, वो कहते हैं कि जहाँ पर मैंने अपने भगवान को रखा है वहीं मैंने कुरान को भी रखा है, मैंने बच्चों को कहा हुआ है। अब वो डरते हैं ऐसी बात करने से कि अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो भारत में मेरी इतनी प्रॉपर्टी, बिजनेस, फिल्म सब कुछ तबाह हो जाएगा। आमिर खान को देखिए ना, एक पीके बनाई थी, पीके के बाद उनके साथ क्या हुआ, पीके के बाद उनकी लाइफ कितनी मुश्किल रही, सभी आप सब कुछ जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं इब्रारुल हक और जवाद अहमद के बारे में। तो इब्रारुल हक ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी ऐसी पोस्ट लगाई है भाई, जिसे सुनने के बाद मुझे यूँ लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत ज़रूर है जिसकी वजह से इब्रार भाई को लगता है कि जवाद अहमद उनसे बहुत जेलस होते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की कामयाबियों से जलते हैं, जेलस होते हैं, हसद करते हैं, और अल्लाह ताला हमें ऐसे हासदीन और जेलस लोगों से बचाए। क्योंकि जवाद अहमद जो हैं वो इब्रारुल हक के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जवाद अहमद में इतनी हिम्मत है कि वो जब कोई पोस्ट लगाते हैं इमरान खान के खिलाफ और बार बार लगाते हैं और वो समझते हैं कि वो इमरान खान को कम्पीट कर लेंगे, इमरान खान की बराबरी में। देखें, एक बंदा है, अल्लाह ताला ने हर इंसान का मुकद्दर नसीब अलग लिखा है। इमरान खान को अल्लाह ताला ने जिस तरह से आप सभी के सामने है, मुखालफिन भी मानते हैं, ये एक रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान का मतलब जो लोगों के दिलों में प्यार है ना, वो उसका लेवल ही अलग है। लेकिन वो सोशल मीडिया पर आकर इमरान खान के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि नीचे कमेंट सेक्शन में लोग जो हैं जवाद अहमद को बहुत बुरा भला कहते हैं, बहुत गालियां देते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते। इसी तरह से वो इब्रारुल हक के बारे में भी कहते हैं कि चंदे के पैसे खा गया, फलां कर गया। सहारा एक हॉस्पिटल है जिसमें इब्रारुल हक जो है वो बेसहारा गरीबों की मदद करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया, वो जैसे दिखते हैं ना, अब ऐसा नहीं है मुझे इब्रारुल हक कोई पैसे नहीं देते, या फिर मेरे मोबाइल में तो शायद उनका नंबर भी सेव नहीं होगा। लेकिन जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया, मैंने देखा यार कि बहुत ही ग्रेट इंसान है, बहुत ही ग्रेट इंसान है, बहुत आजिज है। मतलब उनके अंदर मैंने एक ऐसी बात नहीं देखी जिस पर मैं ये समझता कि यार बंदा इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतना बड़ा इसके अंदर घमंड है, गुरूर है, ये वो कुछ भी नहीं था यार। बहुत बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन अगर किसी को उनकी कामयाबी से तकलीफ हो, देखें एतराज़ात और चीज़ें होती हैं जो आपको एक दूसरे की बुरी लगती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर दें। अच्छा, जब मैं एक और आपको पर्सनल बात बताता हूँ, मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा था कि जुम्मे वाले दिन जा रहा था। मैंने अपने दोस्त उसामा कारदार को बोला जिन्होंने इंटरव्यू करवाया था, मैंने कहा यार कि चलो हम थोड़ा सा पहले चले जाते हैं। तो वो कहने लगे कि यार उस वक्त हम नहीं जाते क्योंकि इब्रार भाई के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं जिनको वो जुम्मा पढ़ने के बाद पैसे देते हैं, मदद करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है ना यार, वो शूट कर लेंगे। तो कहते हैं कि वो शूट नहीं करने देंगे और कहते हैं कि यार ये मेरा पर्सनल है, ये मैं नहीं दिखाना चाहता, ये दिखावा मैं नहीं करना चाहता। अब आप अंदाजा लगाएं, कौन नहीं चाहेगा कि यार जुम्मे के बाद एक बंदा आ रहा है, उसके घर के बाहर बहुत सारे गरीब लोग खड़े हैं और उनकी वो मदद कर रहा है, ये क्यों नहीं दिखाना चाहेगा? मेरा ख्याल है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज ये दिखाना चाहेंगी। रेशम आए दिन वो देख बना रही होती हैं, बांट रही होती हैं, दिखाती हैं। और वो एक सिंगर थी, क्या नाम है, पीरजादा करके, राबी पीरजादा, वो भी इस तरह कर रही होती हैं। और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं ये काम कर रही होती हैं। तो इब्रारुल हक क्यों नहीं करना चाहेंगे? लेकिन उसने मुझे कहा कि वो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो है वो गरीबों की मदद करता है और कहता है कि वीडियो ना बनाओ यार। सहारा जो उनका हॉस्पिटल है उसको लेकर जवाद अहमद उन पर तनकीद करते रहते हैं और उसके बाद उनके गानों पर तनकीद करते रहते हैं। यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक पर्सनल जेलसी है, जो कि एक होती है प्रोफेशनल जेलसी, आप किसी के काम को देख कर रहे होते हैं यार ये कितना ज़बरदस्त बोलता है यार, इसकी आवाज़ कितनी ज़बरदस्त है। मैंने इंटरव्यू में कहा कि एक आपका गाना जो है इंडिया वालों ने चोरी किया। कहते हैं हाँ मुझे पता है, उनका बड़ा एक सुरीला सा सिंगर है। तो मैंने कहा आप उसको सुरीला कह रहे हैं, उसने आपके गाने चोरी किया? उन्होंने कहा नहीं, जो सच है वो सच है। अब उन्होंने किस पर कहा था? सोनू निगम पर। सोनू निगम ने उनका जो गाने चोरी किया। तो कहते हैं नहीं यार, तारीफ तो बनती है।
सुरीले की तारीफ तो करते हैं बंदा, जो अच्छा है वो अच्छा है, ये क्वालिटी है उस बंदे में यार। मैं समझता हूँ कि जवाद अहमद को इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें, अगर आपकी ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं ना, तो नाकामियाँ आपको इतना बदनाम या परेशान नहीं करती जितना आप दूसरों की कामयाबियों से जलते हैं, और फिर आपको वो जो कामयाबियाँ हैं दूसरे की ना, वो परेशान करती हैं और आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। ऐसे दौर से बचना चाहिए। नाकामियाँ आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह करके फिर भी कोशिश जारी रखे, एक दिन आप भी कामयाब हो जाएंगे। KFC वाला बाबा 60 साल की उम्र कामयाब हो गया, तो तुसी ते हले हाले 55 साल दे हो गए जवाब साहब, कोई नहीं हो जाओगे, कोशिश जारी रखो, कोई बन टिकी तुसी भी ला लो यार, कड़ी गल है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।